नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जमकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो हमारा डिस्कशन का मुद्दा है वो है 69th बीपीएससी, है ना? 69th बीपीएससी। अब आपको लग रहा हो कि 2 महीने लगभग आपका एग्ज़ाम का टाइम है और आपसे मैं आज किस मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ और ये क्या राइट टाइम है इन सब चीज़ों को देखने या जानने की? तो मैं आपसे जो मेरा मोटिव है वो ये बताने का है कि आपकी जो 70 डेज़ की जो एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है, आपके पास अप्रॉक्स 70 डेज है का टाइम है और इन 70 डेज के अकॉर्डिंग जो आपकी स्मार्ट एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या हो, यानी बेहतर रणनीति क्या हो जिससे क्या कर पाए आप 120 प्लस का टारगेट, 120 क्वेश्चन प्लस का टारगेट आप अचीव कर पाए। तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है कि आपको ये देखना होगा कि जो हमारा लास्ट 68 या 67 बीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम के पैटर्न में आयोग ने क्या चेंजेस किए, क्या परिवर्तन उसमें आपको देखने को मिले, ये आप बहुत बेहतर तरीके से देख चुके होंगे। और अगर नहीं देखा है तो ये देखना इसलिए जरूरी है कि देखिए, कभी भी किसी भी एग्जाम की स्ट्रैटेजी सेम नहीं हो सकती है। जैसे जैसे आयोग परिवर्तन करता है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी में वैसे वैसे परिवर्तन करना चाहिए। क्वेश्चन पूछने का जो नेचर है या किस एरिया को आयोग ने अपना कोर एरिया डिसाइड करके वो पेपर सेट किया है, तो आपको उन कोर एरियाज पे फोकस करना होगा, है ना? और उसके अलावा सबसे जरूरी हो जाता है आपके लिए प्रैक्टिस। मैं बार बार आपसे ये कहता हूं कि किसी भी एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करती है वो करती है प्रैक्टिस। वो चाहे प्रीलिम्स का एग्जाम हो, वो चाहे मेंस का एग्जाम हो, है ना? आप देखते होंगे जब आपको इंटरव्यू देना जाना तो होता होगा, तो आप बार बार कई कोचिंग संस्थानों में या कई ऐसी जगह जाकर जहां वो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं कि वो आपके मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट कराते हैं। तो ये क्या है, ये भी एक तरह से प्रैक्टिस है ना? तो जैसे इंटरव्यू के लिए आप मॉक जाके देते हैं, वैसे ही आपके लिए मॉक प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी होती है और मेंस की टेस्ट सीरीज भी होती है, जिनको हम मॉक टेस्ट बोलते हैं। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी जो एरिया है, यानी जो कोर एरिया है, और कहाँ से आयोग ने कैसे क्वेश्चन पूछे हैं और क्या चेंजेस किए हैं, तो इन सब चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं जो हमारा पहला सेक्शन है, पहला सब्जेक्ट है, वो है जनरल साइंस। अब देखिए, जनरल साइंस की मैं आपसे बात करूं सोर्सेज की, तो इसके लिए आपके पास दो सोर्स हैं। सबसे पहला है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी है आपकी 9th to 12th, है ना? उसके अलावा दूसरा सोर्स आपका आता है लूसेंट। इसका एक आता है जनरल साइंस। तो जो लूसेंट का जनरल साइंस है, बेसिकली क्या है, वो इसी का क्या है, एक समअप है, समरी है। इसी को क्या किया है, पॉइंट में कन्वर्ट करके आपके सामने रख दिया है। तो मेरे हिसाब से अगर 70 डेज की मैं बात करूं कि जो 70 दिन का आपके पास टाइम है, उसमें से आप पिछले 68, 67 और 66, यानी 3 साल, 66, 67 और 68, इन तीनों साल का पेपर एक बार फिर से बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखें कि किस तरह के क्वेश्चन आयोग ने पूछे हैं और आपको इन 70 डेज के हिसाब से किन किन टॉपिक पर फोकस करना है। तो मेरे हिसाब से आप ये वाला अगर रिसोर्स फॉलो कर लेंगे तो आपका मैक्सिमम काम हो जाएगा, क्योंकि आपके पास यहाँ लगभग 30 क्वेश्चन साइंस से पूछे जाते हैं। 30 प्रश्न अगर किसी भी एग्जाम में, यानी 150 प्रश्नों में से 30 प्रश्न किसी एक सब्जेक्ट से आपको मिल रहे हैं, ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ा एक क्या हो गया, कोर एरिया हो गया बीपीएससी के प्रश्न पत्र का, है ना? और उसके अलावा आपके लिए सबसे जरूरी क्या है कि आप एमसीक्यूज कौन से, पीवाई क्यूज। और पीवाई क्यूज का सबसे बेटर सोर्स आपके पास अवेलेबल है। आप घटना चक्र से पीवाई क्यूज सॉल्व करें और ये आपको डेली बेसिस पे करने हैं, है ना? और आपको टारगेट लेके चलना है कि आपको 1 वीक, एक हफ्ते में आपको क्या करना है, जनरल साइंस के जितने भी पीवाई क्यूज पूछे हुए हैं वो आप सॉल्व कर लें। जितना भी कोर एरिया है, जितने आपको मेन टॉपिक लगते हैं,
वो टॉपिक आप बहुत अच्छे से कवर कर लें, पूरी किताब के पीछे ना भागें। सेलेक्टेड टॉपिक को आप वो 3 साल के पेपर देख के टॉपिक सेलेक्ट करें और उन टॉपिक को लेके काम करें, है ना। 1 हफ्ते का टाइम आपके लिए मोर देन सफिशियंट है। 1 हफ्ते का टाइम इसलिए है क्योंकि जब एग्जाम होगा उससे 1 वीक पहले, 1 हफ्ते पहले भी आपको क्या करना है, इसको लेके रिवीजन करना है। और जिन बच्चों ने ये सारे काम कर रखे हैं उन्होंने अपने नोट्स बना रखे होंगे, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। वो बार बार रिवीजन करें और बार बार क्या करें, पीवाईक्यू सॉल्व करें। उसके अलावा जो भी आपको मार्केट में टेस्ट सीरीज मिलती हैं वो टेस्ट सीरीज आप रेगुलर बेसिस पे लगाएं। कम से कम 2 से 3 टेस्ट आपको डेली सॉल्व करने हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके सवाल सही होने की संभावना एग्जाम में क्या होगी, बनेगी, है ना। जहां मैंने आपको टारगेट दिया 120 प्लस क्वेश्चन का, तो वो 120 क्वेश्चन आप इसी स्ट्रेटेजी से क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो, है ना। अगला हमारा दूसरा जो मेजर टॉपिक है, जो मेजर एरिया है, वो है करंट अफेयर्स। इसके भी आपके सामने 2 सेगमेंट होते हैं। एक तो होता है जनरल करंट अफेयर, इसमें क्या होता है, इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, है ना, इस टाइप के घटनाक्रम और नियुक्ति, निधन, पुरस्कार, तो इस टाइप के जो घटनाक्रम वो उसमें आ गया। और दूसरा होता है आपका बिहार, बिहार करंट अफेयर्स। तो अगर मैं यहाँ सोर्स की बात करूं तो देखिए, सोर्स के नाम पे मैं आपको 2-3 चुनिंदा सोर्स बताऊंगा, उसमें से आप कोई भी 2 सोर्स फॉलो कर लें। और अगर आप रेगुलर बेसिस पे क्या कर रहे होंगे, मैगजीन पढ़ते होंगे, अगर आप रेगुलर बेसिस पे मैगजीन पढ़ते आ रहे हैं और आपने अपने नोट्स बनाए हैं, तो करंट अफेयर जितना स्ट्रांग आपका होगा उतना किसी का नहीं होगा। अगर यहाँ से आपको 30 सवाल अगर आयोग पूछता है पेपर में, तो आप 24 से 25 सवाल सही करने की कंडीशन में रहेंगे, अगर आपने मैगजीन कोई फॉलो की है, आप पूरा साल करंट अफेयर्स पढ़ते आ रहे हो, है ना। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जो वेट करते हैं एग्जाम के टाइम पे कि कोई भी एनुअल मैगजीन लेंगे और उससे हम अपना काम कर लेंगे, तो उसके लिए हमारे पास है स्पीडी, एक एडुटेरिया, और इसके अलावा ले सकते हैं आप घटनासार और घटना चक्र। इनमें से कोई भी आप 2 फॉलो कर सकते हैं। और जो आप अपना मंथली बेसिस पे कवर करते आ रहे हैं वो तो सोर्स आपका है ही। उसके अलावा आप ये कोई भी 2 मैगजीन उठा के एग्जाम के टाइम पे आप इसको क्या करें, ट्रूली पढ़ लें और इसको 1 या 2 बार इसका रिवीजन कर लें, आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से, बहुत बेहतर तरीके से कवर हो जाएगा, है ना। उसके बाद आता है बिहार करंट। इसके लिए आपके पास सबसे पहला सोर्स आता है परफेक्शन आईएएस का, और दूसरा आता है स्पीडी। इन दोनों में से कोई भी एक सोर्स आपको फॉलो करना है। क्या करना है, एनी वन सोर्स फॉलो, कोई भी एक सोर्स फॉलो करना है। और अब जो बिहार पीसीएस के एग्जाम में आपसे सवाल पूछे जाते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, वो डीपली होते हैं। आपसे सवाल डीपली पूछे जाते हैं। अब जैसे कोई भी योजना है, अगर बिहार के किसी जिले में शुरू की गई है, तो अब से पहले क्या होता था कि उस जिले का नाम पूछते थे, उस जिले का नाम पूछा जाता था। लेकिन अब क्या है, वो जिले का नाम आपसे आयोग क्या करेगा, सवाल में पूछ लेगा, है ना। अब वो जिले का नाम पूछने के बाद वो आपसे पूछेगा उस जिले का स्थान। तो सवाल आपसे डीपली पूछे जा रहे हैं, यही काम आपको यहाँ बिहार करंट में किया जा रहा है। यही बिहार का जो स्टैटिक पोर्शन है, यही काम आपके साथ वहां पे होगा। तो आपको क्या है कि ये जो जो राज्य विशेष यानी जो बिहार स्पेशल का जो सेगमेंट है, उसको थोड़ा डीपली पढ़ना होगा। इसके अलावा 2 चीजें और यहां पर आती हैं। एक आता है आपका बजट, और एक आता है सर्वे। तो ये 2 सेगमेंट और भी हैं जो आपके बिहार स्पेशल से कनेक्ट है।
तो इनको आपको क्या करना होगा, बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से डेटा के साथ आपको कवर अप करना होगा। तो ये आपका इतना सोर्स आप फॉलो करने के बाद आप करंट अफेयर्स में मैक्सिमम नंबर गेन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जहां संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस सही होने की। और सोर्स की अगर बात करें तो सबसे कम सोर्स आपको करंट अफेयर्स के लिए पढ़ना होता है, अगर आपने तरीके से पढ़ा है तो। ठीक है, अब बात आती है बिहार स्पेशल की। तो जो बिहार स्पेशल का सेगमेंट है, इसमें अगर मैं सोर्स की बात करूं तो देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है आपका इम्तियाज अहमद की एक बुक आती है, आप सब जानते हो, सब ने पढ़ी भी होगी। तो जैसे लास्ट टाइम आपके पास 70 डेज का टाइम है, अभी आपको क्या करना है कि इनका एक आता है क्विज फॉर्म में। जो क्विज फॉर्म में इनकी बुक आती है, आपको क्या करना है कि सारे क्विज सॉल्व करने हैं। इम्तियाज अहमद की बुक में जो क्विज हैं वो क्विज आपको सारे सॉल्व करने हैं, और बहुत अच्छी तरीके से। और जिस क्विज पे आपको कोई भी डाउट हो उसके लिए क्या करना है, आपको डिटेल में पढ़ना है। उसकी जानकारी आपको डिटेल में उसी बुक से ले लेनी है। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, या किसी भी वजह से आपको रिसेंटली 1 साल 1.5 साल में उससे संबंधित कोई भी चीज़ आपको सुनने में आई है, घटना में रही है, चर्चा में रही है, तो उसके क्या करेंगे आप यहाँ पर इस बुक से क्या करेंगे, नोट्स अपने बना लेंगे। और ऐसे बहुत कम मुद्दे होंगे, यानी ये आपका सारा काम मुश्किल से मुश्किल 1 घंटे या 2 घंटे का होगा, है ना। और दूसरा जो आता है वो आता है आपका गाइड, यानी इसमें आप किरण देख सकते हैं, इसमें आप केबीसी नैनो देख सकते हैं। ये 2 सोर्स हैं, इसमें से जो भी चीज़ें आपको लग रही हैं। और इससे भी मैं एक फिर कहूँगा कि जो कोर एरिया है, जो कोर एरिया है वो आप यहाँ से, अगर आपने पढ़ी है तो यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो 70 दिन में केवल और केवल वो टॉपिक देख लें जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। वो टॉपिक आप इनमें से किसी भी एक, यानी आपको यहाँ से क्या करना है, कोई भी एक सोर्स फॉलो करना है ना। बाकी सारा काम आपको करना है यहाँ से। ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे जो एमसीक्यूज हैं, जो क्विज हैं, वो आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करने हैं इम्तियाज अहमद से। तो ये आपका हो गया बिहार स्पेशल। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। तो देखिए, हिस्ट्री का भी रोल बीपीएससी के एग्जाम में ठीक ठाक रहा है। और यहाँ पर 2 ही सेक्शन है। यहाँ क्या मैं बात करूँ जनरली, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, या बिहार हो, है ना, तो इन सब में क्या है कि मेजर जो एरिया पूछे जाते हैं वो 2 होते हैं, एंशियंट हिस्ट्री या आपका मॉडर्न हिस्ट्री। तो हम यहाँ पर बात करें एंशियंट की। एंशियंट के लिए आपको फॉलो करनी है एनसीईआरटी, जो आप पढ़ते आ रहे होंगे, आरएस शर्मा। और आपने पढ़ी है तो केवल वो एरिया आप यहाँ पर टच करेंगे। रिवीजन आपको सबका करना है। अगर आप ने नहीं पढ़ी और आपको लगता है कि ये लास्ट टाइम में आपको मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए, तो कुछ टॉपिक आप सेलेक्ट करेंगे। वो सेलेक्ट कहाँ से करेंगे, वो करेंगे आप इन 3 साल के पेपर के हिसाब से, है ना। जैसे बुद्ध हो गया, मौर्य हो गया, तो गुप्त हो गया। तो ये सारे टॉपिक आप यहाँ से बहुत बेहतर तरीके से कवर कर पाएंगे। फिर आता है मेडिएवल। और तीसरा है आपका मॉडर्न। इसके लिए आपको सतीश चंद्रा, और यहाँ पर आपके पास 2 सोर्स हैं। पहला है स्पेक्ट्रम, और दूसरा आता है आपका एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी किसकी है ये? विपिन चंद्रा। तो यहाँ से आपके पास क्वेश्चन कम आते हैं। उसके बावजूद भी आप क्या करेंगे, सल्तनत का प्रशासन, सल्तनत का कल्चर,
मुगल प्रशासन, मुगल कल्चर, मराठा, विजयनगर, भक्ति और सूफी। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कवर कर सकते हैं बहुत आराम से। और मॉडर्न में आप, मैं प्रेफर करूँगा कि आप स्पेक्ट्रम को बहुत बेहतर तरीके से कर लो, क्योंकि एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको 2 एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेंगी। तो उससे अच्छा है कि आप स्पेक्ट्रम को बहुत अच्छे से कवर कर लो, यहाँ से आपके लगभग क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और हिस्ट्री में पढ़ते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। देखिए क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आपसे पर्सनैलिटी बेस्ड। तो अगर मैं यहाँ डिवाइड करूँ, देखिए आपके पास 3 सेक्शन है हिस्ट्री को कवर करने के लिए। सबसे पहला है पर्सनैलिटी बेस्ड, और ये पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन आपसे एंशंट में हो, मिडाइवल में हो या मॉडर्न में हो, सब जगह मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने मिलेंगे। दूसरा सेक्शन आता है इवेंट्स, कोई संधि, कोई युद्ध या कोई अन्य घटनाक्रम वहाँ से। और तीसरा आता है आपका क्रोनोलॉजी, जैसे शासकों की क्रोनोलॉजी, गवर्नर जनरल की क्रोनोलॉजी, या किसी भी युद्ध की, या आपका किसी संधि की, है ना। और अगर हम बात करें नेशनल मूवमेंट में, तो जितने भी ये आंदोलन हुए, मूवमेंट हुए, उन मूवमेंट्स की क्रोनोलॉजी। तो इस टाइप के सवाल आपसे आते हैं। ये चीज़ें आप फोकस करके क्या करें, अपनी तैयारी करें। और इन सब सोर्सेज को, क्योंकि आपके पास 70 डेज है और मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको इन सोर्सेज को सिर्फ रिवाइज करना है, आप सब पढ़ चुके हैं बहुत बेहतर तरीके से। और आप 66, 7th, 8th जो भी आपने एग्जाम दिया है, उस पेपर को बहुत अच्छे से एनालिसिस करें उसका, और उसके बाद क्या करें, अपने इन सोर्सेज को या जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है उसको क्या करना है, बहुत बेहतर तरीके से रिवाइज करना है। और इन सब के साथ साथ क्या करना है, आपको डेली बेसिस पे PYQ सॉल्व करना है। जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे डेली, उतना आपकी तैयारी बेहतर होती चली जाएगी। अब आता है पॉलिटी। तो देखिए पॉलिटी में बहुत ज़्यादा भटकाव की जरूरत नहीं है। आज के टाइम पे एक गाइड कह सकते हैं हम उसको, लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत, क्योंकि हर बच्चे के पास वो होती है और हर बच्चा इसको क्या करता है, फॉलो करता है। और मैं बस आपसे यहाँ ये कहना चाहूँगा कि जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ें तो आप इसको जो सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं, यानी जो कोर टॉपिक्स हैं, उनको बहुत बेहतर तरीके से उनका रिवीजन करें। दूसरा, प्रोविजंस, प्रोविजन को आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, रिवाइज करना है। इन दो के बाद आपको क्या करना है, MCQs यानी PYQs आपको सॉल्व करना है। ठीक है। और दूसरा सोर्स अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप ये देख सकते हैं, लूसेंट। अगर आप इसका पॉलिटी लेके बैठेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको 2 से 3 घंटे ज़्यादा उसमें टाइम लगेगा। आप पढ़ चुके हो, नया कुछ नहीं है, थोड़ी इसको पढ़ जाओगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आपको पॉइंट फॉर्म मिलती हैं तो जल्दी ग्रैब कर लेते हो आप उनको, आपको लंबे समय तक वो चीज़ें याद रहती हैं, है ना। तो आप एक ये सोर्स रिवीजन के लिए फॉलो कर सकते हो। बाकी लक्ष्मीकांत है आपके पास। और आप जितना भी आपके पास सब्जेक्ट हैं, आपको सबका टारगेट बनाना है वीक के अकॉर्डिंग। यानी आपको किसी भी सब्जेक्ट का टारगेट लेके चलना है, वो 1 हफ्ते के हिसाब से लेके चलना है, और उसी 1 हफ्ते में आपको उसको फिनिश करना है। और अगर आपने 1 हफ्ते में उसको फिनिश करके उससे रिलेटेड जो भी MCQs हैं, जो PYQs आपने सॉल्व कर लिए, तो आप यकीन मानिए एग्जाम तक आपका इससे, क्योंकि अभी आपको 1 हफ्ता लगेगा, जब इसके बाद आप रिवाइज करोगे तो हो सकता है कि वही चीज़ें आप 3 दिन में कर लो, और आने वाले टाइम में 2 दिन में। तो हो सकता है कि एग्जाम तक आपका, अगर इसी चेन में आप चले, तो 2 से 3 बार आपका ये टोटल सिलेबस का क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा। और रिवीजन सबसे ज़रूरी है आपके
सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए, है ना। अब वो चाहे स्टेट हो या यूपीएससी हो। तो ये पॉलिटी का सेक्शन रहा। ज्योग्राफी, यहाँ आप फॉलो कर सकते हैं एनसीईआरटी, और इस एनसीईआरटी में आपको लेके चलना है क्या, 9th टू 12th, और इसमें आपको दोनों सेक्शन, फिजिकल और इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, दोनों सेक्शन आपको कवर करने हैं एनसीईआरटी से। और दूसरा जो सोर्स रहेगा यहाँ पे वो रहेगा लूसेंट। देखिए ज्योग्राफी में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपको कुछ टेबल कहीं मिल जाती है ना, वो टेबल से आपके सवाल सॉल्व हो जाते हैं। जैसे मैं बात करूं, राजधानी, जनजातियां, ज्वालामुखी, है ना, कहाँ ज्वालामुखी सुप्त, शांत है, जागृत है, सुषुप्त है ना। जैसे कौन सी रेंज किस देश में है, किस किस देश या कॉन्टिनेंटल में है, कितनी हाइट है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। और जितनी भी यहाँ पर इससे संबंधित टेबल हैं वो आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, और उसका बेनिफिट आपको क्या मिलता है, हर एग्जाम में मिलता है। वो चाहे आप बीपीएससी देने जाओ, चाहे आप यूपी देने जाइए, चाहे आप आरओ दीजिए, चाहे आप यूपीएससी दीजिए, है ना। तो ये सोर्स हैं। उसके अलावा देखिए इससे बेटर ज्योग्राफी के लिए कोई सोर्स नहीं है एनसीईआरटी से बेटर। आप यहाँ पर आपने फॉलो किया होगा, रिवीजन में बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने हैं, और इसका टारगेट भी आपको लेके चलना है 1 हफ्ते का। 1 वीक का टारगेट आपको ये भी लेके चलना है। अब आता है इकोनॉमी। देखिए इकोनॉमी में 70% क्वेश्चन जो आते हैं, 70% जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको मिलेंगे लगभग कहाँ से, करंट अफेयर से। अब यहाँ पर हम जैसे करंट की बात करें, करंट में आपसे सवाल मिलते हैं, सबसे पहला मिलेगा बजट, दूसरा मिलेगा आपको सर्वे, तीसरा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं, चौथा सूचकांक। तो ये सेक्शन आपका जो करंट वाला है वो मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करता है। इसी में आप अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर की, जो सर्वे वाला सेक्शन ही हो गया, एग्रीकल्चर में क्या है कि उत्पादन या क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों का क्रम पूछा जाता है, वो आपके कवर हो जाएंगे। और सर्वे से ही आपको जो संसाधन यानी जो खनिज संसाधन है उनका भंडारण, कि किस राज्य में या कहाँ सबसे ज़्यादा भंडार है और कहाँ सबसे ज़्यादा उसका उत्पादन किया जा रहा है, तो वो भी राज्यों का क्रम आपसे पूछा जाता है। तो वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर कवर हो जाती हैं। अब जो स्टैटिक पोर्शन आता है आपका, वो आता है, आप यहाँ पर केवल और केवल एक एनसीईआरटी का कवर कर लेंगे, और एक सोर्स और बताऊंगा जिसमें आपको सेलेक्टेड टॉपिक देखने हैं। तो सबसे पहले आप फॉलो करेंगे यहाँ पर 11th क्लास की एनसीईआरटी है, भारत का आर्थिक विकास। तो सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी, और यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा आपको जो आपका दोनों जगह रोल प्ले करेगी, कुछ सेक्शन आपका यहाँ से भी कवर होंगे, वो है आपका प्रत्युत्तर दर्पण का क्या है, विशेषांक। पीडी का विशेषांक आता है इकोनॉमी का,
तो ये हर साल साल में 2 बार अपडेट होता है। तो बजट सर्वे आने के बाद ये अपडेट होता है, यानी अभी जो आपको मार्केट में मिलेगा वो एकदम अपडेट मिलेगा, आप वो ले लें। और उसमें जैसे ये एग्रीकल्चर की मैंने बात की, ये आपको मिल जाएगा। आपसे मैंने रिसोर्स की बात की, ये आपको मिल जाएगा। मैंने योजनाओं की बात की, ये आपको मिल जाएंगे, है ना। और उसके अलावा मुद्रा बैंकिंग, शेयर बाजार, या जो सामाजिक विकास से संबंधित टॉपिक्स हैं उसमें क्या डेवलपमेंट है, और उससे रिलेटेड जो इंडेक्सेस हैं उसमें क्या अपडेशन है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो ये आपका एक मेजर रोल प्ले करेगा इकोनॉमी के क्वेश्चन सॉल्व करने में, है ना। तो ये सोर्सेज हैं। उसके अलावा आप जितना भी PYQs है वो यहाँ पर भी सॉल्व करते चलें। तो ये सेक्शन है आपका इकोनॉमी का, ठीक है। अब देखिए आपका आता है एक मैथ्स का सेक्शन। यहाँ आपको लगभग 10 क्वेश्चन मिलते हैं मैथ्स रीजनिंग में। और ये जो 10 सवाल हैं वो आप किसी भी जो SSC रिलेटेड जो बुक होती हैं, आप वहाँ से कुछ मेजर टॉपिक्स हैं वो वहाँ से कवर कर लें। क्योंकि ये 10 सवाल अगर आपने सही कर लिए तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इन 10 सवालों को छोड़ के चलते हैं, जिसके चलते क्या है कि आप में और उनमें क्या होगा कि 10 सवालों का डिफरेंस रहेगा, आप हमेशा क्या रहेंगे, प्लस में रहेंगे। रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, इन दोनों के लिए क्या करना है आपको, कोई भी सोर्स फॉलो कर लें। और आजकल मार्केट में आपको कई कोचिंग संस्थानों के नोट्स ऐसे मिल जाएंगे जो आपको इनसे संबंधित ट्रिक वाले जो ट्रिक्स हैं टॉपिक से रिलेटेड, वो ट्रिक्स के आधार पर आप जो भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं उसकी क्या है, ट्रिक के आधार पर क्या वो नोट्स हैं, आप लेके उनसे क्या करें, उनको एक बार देख लें कि क्या ट्रिक है, कैसे वो अप्लाई होती है और किस किस तरह के सवालों में उस ट्रिक का आपको बेनिफिट मिलेगा। साथ में आप PYQs जितने भी होंगे उस ट्रिक के आधार पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो भी आप नोट्स लेकर आए मार्केट से, उस नोट्स को देख के सीख के, तो जो भी ट्रिक्स है आपको अप्लाई करनी है और वो क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके देखना है कि कितना आपको उससे बेनिफिट हो रहा है। अब लास्ट आता है फाइनली क्या है, टेस्ट सीरीज। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा और हमेशा ये कहता हूँ कि आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे एग्ज़ाम से पहले, उतना आपकी तैयारी बेहतर होगी। क्योंकि आपका एग्ज़ाम प्रीलिम्स का है ना। आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे क्या मिलेंगे, MCQs मिलेंगे। तो जितना भी सिलेबस आपने पढ़ा है, अगर उस सिलेबस के आधार पर क्या किया है आपने, वो सिलेबस के आधार पर आपको क्वेश्चन मिल गए, कन्वर्ट हो गए कि आपने पॉलिटी पढ़ा, इकोनॉमी पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सपोज करो आपने गांधी के जो मूवमेंट थे नेशनल मूवमेंट में, उनसे संबंधित अगर आपने 100 सवाल सॉल्व कर लिए हैं, तो यकीन मानना अगर आपने वो 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं उन मूवमेंट से रिलेटेड, अब वो PYQs हों या किसी भी अदर टेस्ट सीरीज से हों, तो आप यहाँ पर 100% परफॉर्म करने की कंडीशन में रहेंगे। किसी भी टॉपिक से अगर आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो पूछे भी जा चुके हैं, और मार्केट में आपको ऐसी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, बहुत सारे आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत रीजनेबल रेट में आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं। और अभी जो आपके पास टाइम है, 70 डेज का टाइम आपके पास अभी है, इस 70 डेज में आप कम से कम 2 से 3 टेस्ट सीरीज, और इसमें फोकस करना फुल लेंथ। आपको अब फोकस करना है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको फुल लेंथ फॉर्म में सॉल्व करने हैं, यानी वो टेस्ट सीरीज आप प्रेफर करें जहां पर आपको नंबर ऑफ टेस्ट जो मिल रहे हैं उसमें आपको फुल लेंथ मिल रहे हैं, आपको यहां फोकस करना है, ठीक है। और अपना टारगेट सेट कीजिए, छोटे छोटे टारगेट लेके चलिए कि आपको एक हफ्ते में करंट के साथ साथ क्या करना है, एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। करंट तो आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है। और अगर आपको लगता है कि आपका मैथ्स वाला सेक्शन, जिन बच्चों को लगता है कि ये उनका वीक है, आप पर डे क्या करें, पर डे 1 आवर इसके लिए निकालें, या 30 मिनट निकालें, आप 30 मिनट निकालें,
और इस 30 मिनट में आप फोकस करें कि जो भी टॉपिक आप एवरेज देख रहे हो, परसेंटेज देख रहे हो, तो उसका कोई भी एक टाइप, जो बेसिक सवाल पूछे गए हैं उससे रिलेटेड वो आप टाइप लेके क्या करें, उस पे 5-10 सवाल बनाने की कोशिश करें। और ये आप रूटीन में रहें कि मुझे परसेंटेज से आज 30 मिनट यानी आधे घंटे में मुझे 10 सवाल बनाने हैं। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आप 20 सवाल कर लीजिए, अपना टाइम इंक्रीज कर लीजिए, 1 आवर कर लीजिए, क्योंकि ये पीटी के लिए एक एक सवाल यानी एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसे में आप इतना आसान नंबर छोड़ के नहीं जा सकते हो जहाँ 10 सवाल का सवाल है। 10 क्वेश्चन आपके सामने हैं जो आप बहुत आराम से, अगर आप थोड़ा सा भी टाइम अगर उसको देंगे, 30 मिनट या 1 आवर आप उसके लिए निकाल के चलते हैं डेली बेसिस पे, तो ये 10 सवाल आपके अपने हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें बताने की मैं आप कोशिश कर रहा था आप तक पहुँची हूँ, और आपको कुछ चीज़ें जो भी मैंने बताई है वो किसी भी स्तर पे आपको हेल्प करे। बस मेरी यही इंटेंशन है, यही मेरी आपसे जो मेरा बताने का जो मेरा दायित्व है वो यही है कि मेरा जो अपना अनुभव रहा, या कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं कि आप एग्ज़ाम देते हो तो हर किसी की जो परिस्थिति या सोच या ग्रैपिंग का जो लेवल है वो अलग होता है। तो आपको लगता है किसी भी स्तर पे ये आपके लिए हेल्पफुल होती है, तो मैं उसके लिए अपने आप को धन्य मानूंगा। और अगर आपको इससे संबंधित किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट है तो वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जहाँ तक हो सकता है, जिस लेवल तक हो सकता है, मैं आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।